जय हिंद दोस्तों। लक्ष्मीकांत के मास्टर क्लास की श्रृंखला में हम लोग राष्ट्रपति के महाभियोग पर पहुँचे हैं। आज हम राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में पढ़ें। राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो पहले ये है कि राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। क्या करके? संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। थोड़ा इसे समझने का प्रयास करते हैं। संविधान का जो उल्लंघन है उसका क्या अर्थ है और यह प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो हम कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। तो इसके लिए आप पहले क्या कीजिए, पहले अनुच्छेद 61 को आप इसके लिए पढ़िए। उसमें लिखा है प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र संवैधानिक आधार बताता है। राष्ट्रपति को हटाने के कितने संवैधानिक आधार हैं? तो एकमात्र संवैधानिक आधार कह रहा है, सिर्फ इतना कह रहा है कि प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केवल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। सिर्फ एकमात्र आधार बता रहा है। तो यह राष्ट्रपति की संवैधानिक जवाबदेही अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? संवैधानिक जवाबदेही। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान ने परिभाषित नहीं किया। एकमात्र आधार भी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और उसे भी संविधान ने क्या परिभाषित नहीं किया, ताकि संसद इसका लचीलापन रख सके। अगर संविधान पर परिभाषित कर देता तो संसद के पास फिर कोई विकल्प नहीं होता। तो यह पॉलिटिकल प्लस मोरल प्लस लीगल मिसकंडक्ट के किसी भी संयोजन को कवर कर सकता है। पॉलिटिकल भी हो सकता है, मोरल भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है। कोई भी मिसकंडक्ट के संयोजन को ये कवर कर सकता है, क्योंकि ये संसद के पास इसके प्रति फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो तय कर सकता है कि संविधान का उल्लंघन वो किसे मानेगी। तो आप क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। तो ये गलत है। सही यह है कि वह न्यायाधीश के लिए है, आर्टिकल 124 का 4। इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर वो प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। तो इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर के आधार पर जो महाभियोग लगता है वो न्यायाधीश के लिए लगता है, जस्टिस के लिए लगता है। अनुच्छेद 124 का 4 वो कह रहा है, जबकि 61 जो कह रहा है वो कह रहा है महाभियोग तो यहाँ भी लगेगा, पर उसका आधार रहेगा संविधान का उल्लंघन, ना कि मिसकंडक्ट और मिसबिहेवियर, ना कि इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर। ठीक है, तो राष्ट्रपति केवल ओनली अगर शब्द का प्रयोग करें तो ओनली वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर ही हटाया जा सकता है, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पर नहीं। वो न्यायाधीश ही हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को केवल संवैधानिक उल्लंघन पर हटाया जा सकता है। वायलेशन शब्द इसमें अनिर्धारित है, वो संसद के पास है, वो कैसे इसका निर्धारण करेगी। ठीक है, संविधान में वायलेशन शब्द का उल्लेख क्यों नहीं किया? क्योंकि वो संसद को पन देना वाले थे, लचीला, मतलब संसद के पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखने वाले थे, इसलिए वायलेशन शब्द को अनिर्धारित करके रखा है। तो उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया, जो कि मैं आपको पहले भी पता है। अब हम ये जानेंगे परिभाषित नहीं किया तो क्यों परिभाषित नहीं किया और इसके क्या क्या संवैधानिक लचीलापन हमें मिल सकते हैं। तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जानबूझकर अनडिफाइंड छोड़ा गया ताकि संसद परिस्थितियों के अनुसार तय कर सके कि किस आचरण को हम वायलेशन मानेंगे अर्थात उल्लंघन मानेंगे। यह मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीगल डेफिनेशन से ऊपर रखता है। मतलब लीगल डेफिनेशन हम कोई बना देते, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप मोरल रूप से रिस्पॉन्सिबल रहिए। एक डेफिनेशन सभी आयामों को कवर नहीं कर सकती, इसलिए कोई डेफिनेशन संविधान में नहीं दी गई है। तो हम कह सकते हैं संविधान में डेफिनेशन न देने का दो कारण, संसद के पास लचीलापन रहेगा क्योंकि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल डेफिनेशन से ऊपर होना चाहिए। संविधान सभा के एक सदस्य थे के एम मुंशी, जो उसके भी सदस्य रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। उनने कहा है कि राष्ट्रपति का आचरण नैतिक रूप से भी संविधान के अनुरूप होना चाहिए। मतलब मोरली भी हम लोग संविधान के अनुरूप आचरण करना चाहिए। अर्थात वायलेशन अनडिफाइंड है, लचीलापन है इसमें। राष्ट्रपति की नैतिक और कानूनी जवाबदेही दोनों को तय करता है। नैतिक और कानूनी जवाबदेही दोनों को तय करता है। अब आगे चलते हैं। महाभियोग के आरोप में संसद किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। जो महाभियोग जो है, महाभियोग का आरोप हम बोले थे ना, एक कहाँ कहाँ लाया जा सकता है, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है,
तो महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के वन के तहत आइदर हाउस लोकसभा या राज्यसभा से प्रारंभ किया जा सकता है। अमेरिका में जो आप हम इसमें देखेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं लोकसभा, और हम तो संसद की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं संसद की बात, हम दो सदनों को डिफाइंड क्यों कर रहे हैं लोकसभा राज्यसभा। उसका कारण है कि अमेरिका में जो इम्पीचमेंट है केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में शुरुआत होता है, और लेकिन भारत में दोनों सदनों को समान अधिकार दिया। तो इस मामले में हम अमेरिका से बेटर हैं। हमारे यहाँ राज्यसभा को भी राष्ट्रपति, जो देश का प्रथम नागरिक है, जो संघ और राज्यों का संरक्षक है, उसके ऊपर प्रस्ताव मतलब उसका इम्पीचमेंट लाने की शक्ति राज्यसभा को भी दी गई, क्योंकि वो केवल संघ का ही नहीं, वो राज्यों का भी संरक्षक है और राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अमेरिका से अलग हैं। तो भारत में ये दोनों सदनों को समान अधिकार यहाँ बैलेंस बाईकैमरलिज्म है। ये बाईकैमरलिज्म है, बैलेंस संतुलित द्विसदनीयवाद हमारे यहाँ है अमेरिका की अपेक्षा। महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, अनलाइक यूएसए जैसा नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर अब महाभियोग का आरोप लग जाए, आरोप क्या होगा भाई, संविधान का उल्लंघन। अब संविधान के उल्लंघन का आरोप लग जाए और कोई सदन कह दे कि भाई हम लगा रहे, तो इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व नोटिस देना चाहिए। देखो, यदि उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति कोई पर्सनली कोई ऐसा कानून का वायलेशन करता है, कुछ करता है पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, तो उस पर अभियोग चलाया जा सकता है। वो भी 2 महीने, उसे 2 महीने पूर्व नोटिस देने के बाद में चलाया जा सकता है। ठीक है, जबकि इसमें यदि संसद वो संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। तो उससे एक आप कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, वो 2 महीने पूर्व नोटिस की बात थी, वो उन मामलों में से व्यक्तिगत रूप से वो कानून का उल्लंघन करता है, कुछ करता है, तो व्यक्तिगत रूप से उस पर हम 2 महीना पहले नोटिस देकर उस पर अभियोग चला सकते हैं। ठीक है, हालांकि राष्ट्रपति को जो इम्यूनिटी मिली है वो अनुच्छेद 361 के तहत मिली है कि वो अपने करेगा किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रमुख के नाते कुछ भी काम करेगा, तो उसे इम्यूनिटी 361 के तहत है। लेकिन ये वो इम्यूनिटी वाली बात, ये 61 वाली बात हो रही है, ना कि 361 वाली बात हो रही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्य, जिस सदन ने आरोप लगाए हैं उस सदन के 1/4 सदस्य, अन्य 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। देखो, मैं जहाँ तक ये सदस्यों की बात करेंगे, 25% की बात करेंगे, तो फिर ये लोकसभा के मामले में इनका संख्या होगा 111। ठीक है, राज्यसभा के मामले में इनका संख्या होगा 62 के आसपास। ठीक है, तो ये, और जबकि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 का प्रस्तावक होना चाहिए, 50 अनुमोदक होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा अनुच्छेद 61 का 2, कि अनुच्छेद 61 का 2 कह रहा है कि प्रस्ताव पर कम से कम 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन नोटिस की बात कहाँ पे लिखा है, 61 के 2 में लिखे हैं। तो राष्ट्रपति को नेचुरल जस्टिस का अवसर देना ताकि वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सके। अगर हम 14 दिन का नोटिस ना दे के उसे डायरेक्ट ही ला दें तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। उसको मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बात को रख सके। तो महाभियोग प्रस्ताव बराबर 1/4 सदस्य प्लस 14 दिन का नोटिस, फिर नेचुरल जस्टिस सुनिश्चित होता है इससे। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें हमने की हैं। अब आगे चलते हैं। अब महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। ठीक है, तो 61 के 2 और 3 में 61 के 2 और 3 में लिखा है कि 2/3 बहुमत की बात कहाँ लिखी, 2 और 3 में। इसलिए हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं 2/3 की बहुमत की बात, जो ये जो है 2/3, इसको हम 61 के 2 और 3 में लिखा है कि इस बहुमत से पारित हो। इसके बाद दूसरा सदन क्या करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होगा, अर्थात वो इन्वेस्टिगेट करेगा, इस पर जांच करेगा। ठीक है, पहला सदन अभियोग लगाने वाला होगा, एक्यूजिंग हाउस होगा, दूसरा सदन जांच करने वाला इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होगा। पहला सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करता है, जबकि दूसरा सदन उसकी जांच करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। बिल्कुल, यही तो नेचुरल जस्टिस है।
तो ये इसके लिए अनुच्छेद 61 के 3 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सुनवाई में उपस्थित होने या अपने वकील या प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। ठीक है, तो यह ऑडी अल्टेराम पार्टिम सिद्धांत है। मैंने पहले भी आपको बताया था ऑडी अल्टेराम पार्टिम जो सिद्धांत हियर द अदर साइड को लागू करता है, जो प्राकृतिक न्याय का मूल तत्व है। प्राकृतिक न्याय जो नेचुरल जस्टिस है उसका मूल तत्व है ऑडी अल्टेराम पार्टिम, जो हियर द अदर साइड मतलब दूसरे पक्ष को भी सुने जाना चाहिए। तो हम राष्ट्रपति को भी सुनेंगे। 61 के 3 में कह रहे हैं कि राष्ट्रपति स्वयं आ जाए, अगर वो अपनी बात प्रस्तुत नहीं कर सकते तो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दें, अपने किसी वकील को वहाँ भेज दें। तो राष्ट्रपति को प्रतिनिधित्व का अधिकार है, जो नेचुरल जस्टिस का एक संवैधानिक उदाहरण है। ठीक है, यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटना हो। देखो ऐसा है, अगर दूसरा सदन कह दे कि जो आरोप मान लो लोकसभा ने महाभियोग लगाकर राज्यसभा भेजा और राज्यसभा इसकी जांच कर रहा हो, राज्यसभा कह दे नहीं ये आरोप तो गलत है, तो फिर उस पर कोई वोटिंग नहीं होगी। यदि राज्यसभा ये कह दे कि जांच में ये पाए कि हाँ ये जो संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो फिर राज्यसभा में वोटिंग होगी और ऐसी वोटिंग को 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, अगर यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पा रहा है, ये लिखा है, मैं बढ़ा देता हूँ ऊपर, यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पा रहा है, आरोपों को सही पा रहा है कौन सा सदन? दूसरा सदन और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दे रहा है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से, कब से? प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा। देखो ये बात है, ये जब प्रस्ताव लाया गया तो उस तिथि से नहीं होगा, दूसरा सदन जांच करने के बाद जब प्रस्ताव पारित करेगा उस तिथि से हटाना होगा राष्ट्रपति को। ठीक है, ये बात है। तो हम इसमें से कुछ चीज़ें बनती हैं कि अंतिम निर्णय कौन ले रहा है, इसमें कौन सा बहुमत आवश्यक है, परिणाम कब से प्रभावी होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनुच्छेद 61 का 4 कह रहा है, यदि दूसरा सदन भी आरोपों को सत्य पाता है और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति तुरंत पद से हटाया जाएगा। यह कैसी प्रक्रिया है? एक क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया है। ये नेचर ऑफ प्रोसेस कैसा है? क्वासी जुडिशियल है, यानी अर्ध न्यायिक है। संसद न्यायिक जांच जैसी भूमिका निभा रही है। संसद क्या कर रही है? न्यायिक जांच कर रही है, न्यायालय की तरह, इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्वासी जुडिशियल कहते हैं। दूसरा सदन 2/3 बहुमत से अनुमोदन करेगा और राष्ट्रपति तत्काल पदमुक्त हो जाएंगे, उसी डेट से पदमुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो क्योंकि फाइनली जजमेंट कौन दे रहा है? फाइनल जजमेंट दूसरा सदन दे रहा है जो जांच कर रहा है। संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है कि कौन? महाभियोग, ये वाला इम्पीचमेंट। ठीक है, संसद न्यायालय नहीं है, परंतु इस प्रक्रिया में सबूत पेश किए जाते हैं, सुनवाई होती है। संसद भले ही न्यायालय नहीं है, परंतु इसमें भी सबूत पेश होंगे, बिल्कुल न्यायालय की तरह। सुनवाई भी होगी और दोष सिद्धि या अस्वीकृति भी होगी। या तो दोष सिद्ध हो जाएगा तो दोष सिद्धि होगी, नहीं हो पाता तो इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसलिए इसे क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहा गया है। लेकिन इतने सबके बावजूद भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि जांच करके कहानी खत्म कर दिया, नहीं भाई, सबूत भी पेश कर लिए, सुनवाई भी हो गई, दोष सिद्धि भी हो गई, लेकिन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव वो पारित नहीं कर पाए अगर इसको, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, तो इम्पीचमेंट फेल हो जाएगा। इसलिए इसे क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहा गया। अमेरिका में इम्पीचमेंट पॉलिटिकल प्रोसेस है, भारत में क्वासी जुडिशियल न्याय प्लस राजनीति का मिश्रण है। वहाँ क्या है? अमेरिका में पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो एक तरह से राजनीतिक प्रक्रिया है, और यहाँ क्वासी जुडिशियल का मतलब न्याय और राजनीति का एक सम्मिश्रण है। महाभियोग अर्धन्यायिक है, जिसमें संसद सुनवाई करती है पर न्यायालय नहीं करता, जबकि हम महाभियोग अमेरिका से ही लेके आए हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब तो इतना हो गया। संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। यहाँ क्या है, इस संदर्भ में 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो दोनों सदनों के नामांकित सदस्य भी इसमें भाग ले सकते हैं, जबकि चुनाव में इन लोगों ने भाग नहीं लेते नॉमिनेटेड मेंबर, लेकिन इसमें भाग ले सकते हैं। और दूसरा बात है, राज्य विधानसभा को निर्वाचित सदस्य दिल्ली और पांडिचेरी के हिसाब से राज्य विधानसभा सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि ये भाग नहीं लेते हैं बेचारे। जो चुनाव में भाग लिए थे ये भाग नहीं लेते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। तो 2 चीज़ें अलग हो जाती हैं इसमें, इलेक्ट करने में और हटाने में, इम्पीचमेंट में 2 चीज़ें अलग हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
तो डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर भाग नहीं लेते, लेकिन इम्पीचमेंट में भी भाग लेते, क्योंकि यह संसदीय कार्रवाई है। कैसी कार्रवाई है? संसदीय कार्रवाई है, और वो संसद के सदस्य होने के नाते भाग लेते हैं। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो संसदीय कार्रवाई नहीं माना जाता है। वो देश के प्रथम नागरिक का, वो देश के संरक्षक का, वो राष्ट्र के डी यूर फैक्टो का, मतलब कानून भारत के प्रमुख के पद की बात हो रही है, इसलिए वो संसदीय कार्रवाई नहीं है, ये संसदीय कार्रवाई है, इसलिए इसमें। ठीक है, तो इम्पीचमेंट में वे भाग लेंगे क्योंकि संसदीय कार्रवाई। राष्ट्रपति चुनाव एक फेडरल प्रोसेस है, वो फेडरल प्रोसेस है, वो संघ और राज्यों के लिए, वो राज्यों के लिए भी तो राष्ट्रपति है, इसलिए चुनाव तो फेडरल प्रोसेस है, जबकि महाभियोग पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, इतना ध्यान रखना। वो फेडरल है, ये पार्लियामेंट्री है। नामांकित सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं, चुनाव में नहीं लेते हैं। अब आते हैं इस पर कि राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधायिकाएँ शामिल होती हैं अनिश्चित चुंबन। अगर आप उसका इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ना तो आपको पता चलेगा कि राज्य विधानसभाएँ इसमें शामिल हैं, परंतु महाभियोग में सिर्फ संसद शामिल होती है अनुच्छेद 61 में। चुंबन और 61 में यही फ़र्क है, तो दो फर्क आपको दिख गए चुंबन और 61 में। राष्ट्रपति का हटाए जाने यूनियन का सब्जेक्ट है, अर्थात वो संघ सूची का विषय है, इसलिए इसमें राज्यों की भूमिका नहीं दी गई है। इसका रीज़न यह है कि वो संघ सूची का विषय है, वो संसदीय प्रोसेस, इसलिए राज्यों की भूमिका नहीं दी गई। महाभियोग केवल संसद का विषय है, राज्य विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेगी। ठीक है, तो इतना हो गया। अब थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। यहाँ यह बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। अब तक मान लो 2025 तक की बात करें तो किसी भी भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग जैसी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। यह भारत की संवैधानिक मर्यादा और राजनीतिक संतुलन का प्रतीक है कि आज हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक हमने कभी भी संवैधानिक मर्यादा और राजनीतिक संतुलन को भंग नहीं किया है। कि राष्ट्रपति पद सदैव विवादों से हमने ऊपर रखा है, कभी कोई राष्ट्रपति इम्पीच नहीं हुआ। यह पद की गर्मा और राजनीतिक परिपक्वता का संकेत है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग भारत की सर्वोच्च संवैधानिक जवाबदेही प्रक्रिया है। यह जनता द्वारा चुने गए संसद के माध्यम से राष्ट्रपति को उत्तरदायी बनाता है, परंतु इस शक्ति को संयमित उपयोग ही लोकतंत्र की स्थिरता का प्रतीक है। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के पद की रिक्तता कैसे रिक्ति हो, कब कब रिक्ति हो सकती है राष्ट्रपति के पद की। तो अनुच्छेद 56 कह रहा है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल और पद रिक्तता के संबंध में बता रहा है कि यह अनुच्छेद बता रहा है कि राष्ट्रपति का पद स्वाभाविक, एक्सपायरी या कैजुअल, अकालिक दोनों परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है। या तो एक्सपायरी हो जाए अर्थात स्वाभाविक तरीके से हो जाए, या फिर कोई अकालिक ऐसी परिस्थिति हो जाए, आकस्मिक परिस्थिति हो जाए, जिसे हम कैजुअल बोलते हैं। इन दोनों परिस्थिति में रिक्ति हो सकती है। तो अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति पद की समाप्ति या रिक्तता की शर्तें निर्धारित करता है। 56 में इसकी रिक्तता की बात कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 56। तो पहली रिक्तता है कि 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो जाए। पहली तो रिक्तता है क्या है, अनुच्छेद 56 का एक कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाए, जो पद ग्रहण की तिथि से गणना किया जाए। जैसे पद ग्रहण किया राष्ट्रपति ने, पद ग्रहण की तिथि से गणना करके 5 साल पूरा हो जाए तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। 5 साल का कार्यकाल इसलिए रखा गया कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहे और सरकारों के परिवर्तन से राष्ट्रपति प्रभावित ना हो। ऐसा ना हो सरकारें परिवर्तित होने, राष्ट्रपति भी परिवर्तित होने लगे, ना भाई। इसलिए हमने सोचा कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी और सरकारों के परिवर्तन से राष्ट्रपति प्रभावित ना हो। तो कार्यकाल 5 वर्ष है अनुच्छेद 56 में। उद्देश्य स्थिरता और निरंतरता। ठीक है, दूसरा उसके त्यागपत्र देते। अब राष्ट्रपति जैसे ज्ञानी जैल सिंह सोच रहे थे, जब उनका राजीव गांधी से अनबन हो रहा था तो वो त्यागपत्र देने की सोच रहे थे। तो दूसरा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देते हैं। अब क्या है, 1977 की हम बात करें तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद कोई त्यागपत्र नहीं हुआ, परंतु यह प्रावधान तब लागू होता है जब स्वयं इस्तीफा देना हो। ये मृत्यु पे जैसे फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी, वो तो मृत्यु हो गई, उन्हें त्यागपत्र थोड़ी दिया था, तो वो बात है। अभी तक शायद किसी भी प्रेसिडेंट ने त्यागपत्र नहीं दिया है। प्रेसिडेंट सबमिट्स रेजिग्नेशन टू प्राइम मिनिस्टर, नहीं भाई, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर को सबमिट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं।
त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दिया जाता है और अनुच्छेद 56 के वन के ए के तहत दिया जाता है। ठीक है, 56 के वन के ए के तहत। तो 5 वर्ष का कार्यकाल मैं बता देता हूँ आपको। ये 5 वर्ष का कार्यकाल है, ये 56 के वन में है, और ये रिक्तता की बात 56 में है, त्यागपत्र की बात 56 के वन के ए में है। ठीक है, अब आते हैं, अब यह है कि हम या वो त्यागपत्र नहीं दे रहा है और उसने कुछ ऐसा काम किया है तो वो हम उसे महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं। ये भी तो काम हो सकता है, वो हम बताए थे। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को केवल संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है और यह महाभियोग प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा चलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे? महाभियोग प्रक्रिया 61 के द्वारा, और यह महाभियोग प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों द्वारा चलाई जाएगी, लोकसभा और राज्यसभा। तो महाभियोग अनुच्छेद 61 संविधान के उल्लंघन पर हटाया जाता है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए। भाई मृत्यु बताओ किस किस की हुई? 2 राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु हुई, एक तो जाकिर हुसैन की और दूसरी फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों मुस्लिम थे। तो ये आर्टिकल 65 की बात कर रहा है। आर्टिकल 65 में जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, ये 65 में है। वो उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे क्योंकि आप जानते हैं 63 से उपराष्ट्रपति के आर्टिकल चालू हो जाते हैं, तो उसमें ही लिखा है। ठीक है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उपराष्ट्रपति होंगे, परंतु वह स्थायी राष्ट्रपति नहीं बनेगा, सिर्फ एक्टिंग होगा। 1969 में जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति की मृत्यु उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 65 है। ठीक है, 65। अब कहेंगे अन्यथा जैसी यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्हक न हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो। कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति ने चुनाव लड़ा और वो जीत गए, अब बाद में उनका डॉक्यूमेंट्स को सही से चेक किया तो उनका उम्र 35 साल नहीं, उनका उम्र तो अभी 30 ही साल था, तो फिर राष्ट्रपति पद के लिए वो अर्हक नहीं माने जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता 58 अनुच्छेद 58 में जो है उसमें कह रहे हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा, कुल मिला के लोकसभा के पद ग्रहण करने के लिए वो योग्य होना चाहिए, और उसकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। यानी लोकसभा के पद ग्रहण करने के योग्य तो होना चाहिए, लेकिन उम्र 25 वर्ष नहीं, उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई OCI या PIO नहीं होना चाहिए। और क्या है उसका एक और है, हाँ, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्यपाल होगा, मंत्री होगा, उपराष्ट्रपति होगा, चलेगा। जबकि इन्हें हम लाभ का पद इसलिए नहीं मानते क्योंकि ये राष्ट्रपति, फिर तो ये राष्ट्रपति कभी बन नहीं पाते, क्योंकि अगर हम राज्यपाल को कोई राज्यपाल कैसे, जैसे सर्वपल्लवी राधाकृष्णन को हम लाभ के पद पे मानते तो पहले ही वो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो फिर वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। इसलिए हमने लाभ का पद को कुछ चीज़ों का अपवाद मान के छोड़ दिया कि ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 71 में ये बात है कि जैसे यदि वह पद ग्रहण करने का अर्हक हो या उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। तो आपको पहले ही बताया था, निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। निर्वाचन अवैध घोषित कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव की वैधता से जुड़ा विवाद उच्चतम न्यायालय तय करेगा, और अगर चुनाव अवैध हो जाए तो राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। तो इन 5 परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। तो निर्वाचन अवैध, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पद रिक्त, आर्टिकल 71। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि केवल हमारे जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, इनने 2 बार पद ग्रहण किया है, और 2 ही राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार पद ग्रहण किया, एक तो 1952 में, दूसरा 1957 में। ठीक है, ये बात है। और राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों की बात करें तो अनुच्छेद 57 में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 57 पुनर्नियुक्ति अनुमति केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार कार्य किया। ठीक है, ये बात है। तो अब तक 2 राष्ट्रपति ही, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद को अपने कार्यकाल के दौरान निधन भी हुआ। तो 2 ही राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनका निधन भी हुआ है। तो अनुच्छेद 65 का 1, दोनों स्थितियों में उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो बीबी गिरी आए, और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति BD जत्ती बने थे। ये 1977 में हुआ था, वो 1969 में हुआ था। इमरजेंसी के 2 साल बाद फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई। तो राष्ट्रपति की मृत्यु पर वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक बनता है,
जाकिर हुसैन के बाद गिरी आए और अहमद के बाद बीरी जत्ती आए। तो अब हम चलते हैं आगे की लाइन पे। ये कौन सा है, ये हो गया, तो इधर आएंगे। यदि पद रिक्त होने के कारण उसका कार्यकाल समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। मतलब 5 साल पूरी होने वाली हों और उसका पद रिक्त होना होगा तो चुनाव हमें पहले ही करा लेना चाहिए। तो हम देखते हैं नया चुनाव कब होना चाहिए और किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद जो 62 है, ये कार्यकाल समाप्ति की स्थिति में चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले कराया जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि कार्यकाल जो है समाप्ति की स्थिति में चुनाव का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कराया जाएगा। ठीक है, ये बात है। तो ये अनुच्छेद 62 में कहा जा रहा है। किसमें? 62 में कहा जा रहा है। इसका पर्पज रहता है कि राष्ट्रपति पद की निरंतरता बनी रहे, अर्थात वैक्यूम ऑफ अथॉरिटी बनी रहे। तो कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव अनुच्छेद 62 का एक निरंतरता हेतु ऐसा किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये तो 62 वाली बात होगी। यदि पद रिक्त हो जाए तो उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले अनुच्छेद 62 के तहत कर लेना चाहिए ताकि उसके पद की निरंतरता बनी रहे। यदि नए राष्ट्रपति, अब हम यहाँ से आते हैं, यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण की देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा 5 वर्ष के उपरांत भी। ऐसा नहीं कह सकते आप तो 5 साल हो गए अब हटो, नहीं भाई। अगर चुनाव नहीं करा पाए आप लोग तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा 5 वर्ष की समाप्ति उपरांत भी, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न करे। तो अनुच्छेद 56 के बन के सी के तहत, 56 के बन के सी के तहत ये बात है, राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता। यह कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट का सिद्धांत है ताकि राष्ट्रपति का पद कभी वैकेंट ना रहे और नए राष्ट्रपति के शपथ तक पुराना कार्यरत रहेगा। ये कंटिन्यूटी प्रिंसिपल है। ठीक है, संविधान ने यह उपबंध राष्ट्रपति के न होने पर पद रिक्त होने से स्थानांतरण से बचने के लिए किया है। ठीक है, संविधान ने ऐसा उपबंध क्यों किया है? तो राष्ट्रपति के ना होने पर पद रिक्त होने से शासन अंतरण से बचने के लिए। मतलब शासन में क्या अंतरण नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो साइन कौन करेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। और अनुच्छेद 65 केवल तब की बात करेगा जो ऊपर जो 5 परिस्थितियाँ जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, वो बात अलग हो जाती है। तो यह संवैधानिक स्थिरता का सिद्धांत है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम ना बने और कार्यपाल का सुचारू रूप से चले। यदि चुनाव प्रक्रिया विलंबित हो जाए तो भी देश में शासन निरंतर चलता रहे। यह उपबंध शासन अंतरण के अंतराल को रोकने हेतु है। तो ये 56 के बन के सी में ही ये बात है। ठीक, इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया है परंतु नया शपथ नहीं लिया है तो वर्तमान राष्ट्रपति कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति नहीं करेंगे। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाए और नया चुनाव ना हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे? नहीं भाई, गलत बात। वर्तमान राष्ट्रपति ही कंटिन्यू करेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो कार्यकाल पूरा होने पर वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक नहीं बनते, वर्तमान में राष्ट्रपति ही बना रहता है। तो ये बात है। तो और क्या है? ये तो यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए और नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बनाए रहें। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दें या उन्हें निष्कासित कर दिए जाए या उनके प्रति महाभियोग लग जाए, किसी प्रकार से पद रिक्त हो जाए, आकस्मिक रूप से पद रिक्त हो जाए, तो क्या नया राष्ट्रपति चुनाव का पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, और नया निर्वाचित राष्ट्रपति होगा वो जब शपथ ग्रहण करेगा तब से अपने पद पर बना रहेगा। ये नहीं है कि वो पुराने राष्ट्रपति हटे थे तब से 5 साल रह लेगा ना भाई। नया निर्वाचित राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से, वो अपने पद ग्रहण से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा। ठीक है, तो यह बात अनुच्छेद कौन सा 6 महीने में कराना चाहिए, ये वाला बात है जो
हाँ, यह अनुच्छेद 62 के 1 में है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराना अनिवार्य है। डॉक्टर चाकर हुसैन की मृत्यु 3 मई 1969 की हुई, तो नया चुनाव हमने 20 जुलाई 1969 को 6 महीने से पहले करा लिया था। 6 महीने में चुनाव अनिवार्य है, ये 62 का बंद कह रहा है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, यदि राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु हो जाने, उनके त्यागपत्र देने, उनके निष्कासन होने अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के रूप निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यह प्रावधान अनुच्छेद 65 के 2 में है। यदि राष्ट्रपति अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ है, अर्थात इलनेस है, अब्रॉड है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहेंगे। ठीक है। मतलब राष्ट्रपति क्या है, इलनेस है, बीमार है, या अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हैं, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने रहेंगे। ठीक है। यह स्थायी या अस्थायी स्थिति दोनों को दर्शाता है। अस्थायी ऐसा टेम्पररी अरेंजमेंट है, स्थायी नहीं। ठीक है, स्थायी नहीं है, ये टेम्पररी अरेंजमेंट है जो अनुच्छेद 65 में के 2 में है। अगर राष्ट्रपति विदेश यात्रा पर हैं तो वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में सरकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है। अनुच्छेद 65 का 2 राष्ट्रपति की अस्थायी अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट को कार्यवाहक राष्ट्रपति की मान्यता देता है। ठीक है, पर वो अनुपस्थिति कैसी होनी चाहिए, अस्थायी होना चाहिए। ठीक है। देखो 56 का बनकर सी कहता है कार्यकाल पूरा होने से पूर्व अगर नए राष्ट्रपति नहीं बन पाते हैं, मान लो रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन फिर भी द्रौपदी मुर्मू ने जब तक पदभार ग्रहण नहीं कर लिया, उनने शपथ नहीं ले ली, तब तक रामनाथ कोविंद ने ही कंटिन्यू किया था। इस प्रकार की बात है। ठीक है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, क्या हो, रिक्त हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद रिक्त होने पर सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक। तो अनुच्छेद 65 का 2 ये प्रिव्यूजियो बना रहा है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो चीफ जस्टिस इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। यदि सीजीआई भी अनुपस्थित हैं, सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के जो बनेंगे। तो 1969 में बीबी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, तो सीजीआई मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य संभाला। ठीक है। तो सीजीआई एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे 1969 में, जब बीबी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था कार्यवाहक के पद से। पहले ये बीबी जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, बीबी गिरी उपराष्ट्रपति थे। अब इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, तो फिर कौन करेगा प्रेसिडेंट का काम, तो फिर उस समय के जो चीफ जस्टिस थे हिदायतुल्लाह, उनने प्रेसिडेंट के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, ये बात है। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा इसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो इसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ होती हैं। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेष अधिकार भी प्राप्त करता है। ठीक है। अब ये हम ये कहाँ उल्लेखित है, ये 65 के 3 में उल्लेखित है कि तुम्हें वो सभी शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ मिल जाएंगी जो राष्ट्रपति को मिलती थी, बशर्ते तुम राष्ट्रपति के रूप में काम करो। ये लिखा है 65 के 3 में, 65 के 3 में। ठीक है। एक्टिंग प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ, वेतन, उन्मुक्तियाँ और विशेष अधिकार होंगे ताकि कार्यवाहक राष्ट्रपति निर्णय लेने में संकोच ना करें और पूर्ण रूप से राष्ट्रपति की तरह ही कार्य करें। कार्यवाहक राष्ट्रपति भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, नियुक्तियां कर सकता है, संसद को संबोधित कर सकता है। एक्टिंग प्रेसिडेंट में फुल पावर और प्रिविलेज और इम्यूनिटी होती है, जैसे कि एक वास्तविक प्रेसिडेंट में होती है। ठीक है, ये बात है। तो कार्यकाल की समाप्ति पर कार्यवाहक अधिकारी कौन होगा, वही राष्ट्रपति रहेंगे जो पहले थे। जब तक नया शपथ, तब तक पद पर रहेगा, जब तक नया शपथ कोई ग्रहण न कर ले। ये 56 के बन के सी में है। मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में करेंगे जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता। जब दोनों अनुपस्थित हैं तो 65 के 2 में मुख्य न्यायाधीश करेंगे नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक। चुनाव में देरी हो रही तो 62 के बन के तहत 6 माह में चुनाव होना चाहिए, देरी नहीं होना चाहिए, और तब तक राष्ट्रपति वही रहेंगे 56 के बन के सी के तहत जो पहले वाले थे। पुनः चुनाव होता है तो 57 में अन्वय है, जैसे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी का जो चुनाव हुआ था दोबारा से पुनः, तो 57 में वो बात लिखी है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हैं। 57 में पुनर्निर्वाचन की बात लिखी है। कार्यवाहक राष्ट्रपति की शक्तियाँ 65 के 3 में हैं। सभी शक्तियों में विशेष अधिकार समान है।
तो भारत का संविधान सत्ता में रिक्तता को अस्वीकार करता है। राष्ट्रपति की उपस्थिति मात्र व्यक्ति की नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी का प्रतीक है। यही कारण है कि 56 से 65 मिलकर भारत के शासन में कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, ये बात है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य। तो अब स्टार्ट करते हैं हम ये सब चीज़ें यहाँ से। राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कर्तव्य की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ और किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं, ये बात अनुच्छेद 53 में लिखी है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और यह कहती है कि यूनियन की समस्त कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53, और वह उन्हें सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जबकि वास्तविक कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 74 में। तो 53 और 74 की बात है। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, जो यूनियन की समस्त कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उन्हें सीधे या तो स्वयं प्रयोग करे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेगा। और राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जबकि वास्तविक कार्य प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद द्वारा अनुच्छेद 74 के माध्यम से राष्ट्रपति को सलाह देकर कराया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से यह पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का मूल तत्व दर्शाती है, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली की जो कार्यकारी कार्य प्रणाली है उसका मूल तत्व है, जहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख है अर्थात डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव है, जबकि मंत्रिपरिषद डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव है, जो उसकी सत्ता पर उसकी सलाह पर काम करता है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंटली? नहीं भाई, इंडिपेंडेंटली नहीं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की कार्यपालिका का प्रतीक है, परंतु सलाह पर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, ये 74 कह रहा है। एक तो ये होगा। अब हम पढ़ते हैं इसकी कौन कौन से राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ कैसे करता है वो हम समझ लिए। अब पहले चलते हैं कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स की हम लोग बात करें। एग्जीक्यूटिव पावर्स, तो संविधान का जो भाग 5 है उसमें संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक है, उसमें 52 से लेकर 78 तक जो अनुच्छेद हैं वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का वर्णन करते हैं, जिसमें आप देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। अगर हम राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होगी, ये भी 75 में ही है। राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है और सिविल सेवा में नियुक्तियाँ अनुच्छेद 77-78 में हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते जो ये सब इसमें ये शक्तियाँ शामिल हैं। कार्यकारी शक्तियों में ये सब समाज अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते कर रहे राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155, सिविल सेवा में नियुक्ति अनुच्छेद 77-78, प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75, उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75। तो एक बात मुझे बताइए, 2024 में प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण है, राष्ट्रपति ने नियुक्ति की औपचारिक घोषणा की। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण की नियुक्ति की औपचारिक घोषणा किसने की थी? राष्ट्रपति महोदय ने की थी। अब एक क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एट हिज ओन डिस्क्रिशन। ये गलत है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स नहीं करते प्राइम मिनिस्टर को और अपने ओन डिस्क्रिशन पर। केवल तब डिस्क्रिशन होता है जब कोई दल स्पष्ट बहुमत नहीं रखता हो। जब तक स्पष्ट बहुमत है तो फिर वो बहुमत के आधार पर ही मतलब बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो अनुच्छेद 77 कह रहा है कि एग्जीक्यूटिव एक्शन शैल बी टेक इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जितने भी कार्य यहाँ हो रहे होंगे, जो कार्यकारी कार्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ये अनुच्छेद 77 कह रहा है, 77 कह रहा है। तो कार्यकारी शक्ति में कौन कौन से नियुक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, प्रशासन है, या राष्ट्रपति के नाम से की जाने वाली कार्रवाई अनुच्छेद 77 वाली जो बात है वो इसमें कार्यकारी शक्तियों में आती है। तो ये अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो कार्यकारी शक्तियों की बात हो रही थी। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग विधायी शक्तियों की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी विधायी शक्तियाँ हैं उन्हें देख लेते हैं, फिर काफ़ी डिटेल में। हालांकि वो सब चीज़ें दी हैं पर हम यहाँ एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ हमारा रिवीजन हो जाएगा, तो इसी का एक वेरिफिकेशन हो जाएगा। चीज़ों को सही समय पर रिवीजन करना चाहिए और सही जगह पर रिवाइज करना चाहिए।
तो विधायी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करेंगे, ये जो आ गए हैं ये विधायी शक्ति लेजिस्लेटिव पावर्स। तो अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यकारी शक्तियाँ थीं, जबकि 79 से 111 के बीच में विधायी शक्तियाँ अर्थात लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। संसद की संरचना और प्रक्रिया अनुच्छेद 79 से 111 तक है। आर्टिकल 85 कह रहा है कि सत्र को बुलाने, स्थगित करने और विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। राष्ट्रपति की प्रमुख विधायी शक्तियों को हम जानते हैं। संसद के सत्र को बुलाते हैं, स्थगित करते हैं, लोकसभा को भंग करते हैं, संसद के उद्घाटन। तो ये है विधायी शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद। तुम्हारा जो 86 है, संसद के उद्घाटन पर अभिभाषण की बात करता है, संसद के उद्घाटन पर अभिभाषण की बात, ये अनुच्छेद 85 में है। जबकि अनुच्छेद 86 संसद को संदेश भेजने की बात करता है, राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजेंगे, अनुच्छेद 86 कह रहा है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 है। बिलों को असेंट या वीटो देने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास में। तो प्रेसिडेंट एड्रेसल पार्लियामेंट एवरी ईयर, तो ये गलत है। केवल हर सत्र के पहले सत्र में या नए लोकसभा के गठन पर प्रेसिडेंट क्या करता है, एड्रेस करता है पार्लियामेंट को। हर सत्र के जितना भी सत्र होगा, चाहे मानसून सत्र होगा, ग्रीष्मकालीन सत्र होगा, शीतकालीन सत्र होगा, तो उसके पहले सत्र पे राष्ट्रपति क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे पार्लियामेंट को, और नए लोकसभा के गठन पर करेंगे। एवरी ईयर नाम के ऐसा कुछ नहीं, ये अनुच्छेद 85 कह रहा है। ठीक है। नई साल पर जो अभिभाषण वगैरह होते हैं वो अनुच्छेद 87 से है। 2025 में राष्ट्रपति ने संसद के बजट सत्र का उद्घाटन अभिभाषण किया, यह उनकी विधायी शक्ति है। तो आर्टिकल 85 111 राष्ट्रपति की विधायी भूमिका संसद के संचालन की रीढ़ है। अब हम चलते हैं वित्तीय शक्तियों पर। तो इससे संबंधित अनुच्छेद 112 से, वो है तुम्हारे कितने से कितने था, वो था 79 से 111। अब 112 के बाद वित्तीय शक्तियों की बात होती है। 112 से 117 और अनुच्छेद 265 जो राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों में संसद की प्रक्रिया बताते हैं। तो प्रमुख शक्तियां देखते हैं। वार्षिक बजट संसद में राष्ट्रपति की अनुमति से प्रस्तुत होते हैं, यह अनुच्छेद 112 में। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत होगा, यह अनुच्छेद 110 में है। ठीक है। और भारतीय कोष से कोई व्यय तभी होगा जब संसद अनुमति दे, अनुच्छेद 266 के तहत। भारतीय कोष से कोई व्यय तभी होगा जब संसद अनुमति दे, अनुच्छेद 266। मतलब बजट 2025 राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया गया। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मनी बिल जो है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी गलत है। केवल लोकसभा में और वह भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। अनुच्छेद 110 से 112 वित्तीय नियंत्रण राष्ट्रपति के नाम से प्रारंभ होता है। ठीक है। अब आते हैं न्यायिक शक्ति में, उसके संवैधानिक आधार क्या है। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा दान की जो शक्ति है वो उसकी न्यायिक शक्ति है। वो पार्डन कर सकता है, पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, दंड को स्थगित कर सकता है, रीमिशन कर सकता है अर्थात दंड की अवधि घटा सकता है, और रेस्पाइट कर सकता है अर्थात वैकल्पिक दंड दे सकता है, और कम्यूट कर सकता है अर्थात एक दंड को दूसरे में बदल सकता है, अर्थात कम्यूट कर देगा, एक दंड को दूसरे में बदल देगा। रेस्पाइट कर देगा, वैकल्पिक दंड की विधि बता देगा। रीमिशन कर देगा तो दंड की अवधि को कम कर देगा। रिप्राइव कर देगा तो दंड को स्थगन कर देगा। पार्डन कर देगा, पूर्ण क्षमा कर देगा। तो इस प्रकार है PRRC, रिप्राइव, रिमिशन, रेस्पाइट, कम्यूट। तो रिप्राइव दंड को स्थगन, रिमिशन दंड की अवधि घटा रहे हैं, और रेस्पाइट वैकल्पिक दंड दे रहे हैं। ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैन पार्डन ऑल ऑफेंस इंक्लूडिंग स्टेट लॉज। तो इसका सही उत्तर है केवल यूनियन लॉ। कोर्ट मार्शियल डेथ सेंटेंस पर लागू होता है। ठीक है। यूनियन लॉ पे, कोर्ट मार्शियल पे, और कोई मृत्युदंड दिया हो उस पे लागू होगा, स्टेट लॉ पे नहीं। ठीक है। 2024 में राष्ट्रपति ने एक मृत्युदंड मामले में कम्यूटेशन की अनुमति दी, अर्थात उसके दंड को बदल दिया, एक दंड को दूसरे दंड में बदल दिया। तो आर्टिकल 72 दया शक्ति, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मानवता का सेतु है। अब आते हैं राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर्स पे आते हैं हम लोग। तो इनका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 53 से 73 है। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधि होता है।
अब उसके पास प्रमुख शक्तियों की बात करें तो विदेशी राजदूतों का स्वागत कर सकता है, भारतीय राजदूतों की नियुक्ति कर सकता है, संधियाँ और समझौते कर सकता है। इस प्रकार की इसके पास प्रमुख शक्ति है। भारत फ्रांस रक्षा समझौते में राष्ट्रपति के नाम से ही संपन्न हुआ था। तो प्रेसिडेंट कैन साइन ट्रीटी विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं भाई, रेटिफिकेशन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से की जाती है, ना कि विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। कूटनीतिक शक्ति की बात करें तो राज्य का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करता है, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। अब आते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी सैन्य शक्तियाँ हैं इसकी बात करते हैं। तो अनुच्छेद 53 के 2 में लिखा है कि राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होगा। ये कहाँ लिखी है सैन्य शक्ति की बात कि राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होगी? जब उसे कार्यपाल का शक्ति मिलेगी तो वहीं ये बात लिखी है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। अर्थात राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर होगा। वह सेना, आर्मी, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करेगा, युद्ध की घोषणा करेगा और शांति की संधि कर सकता है, वो भी पार्लियामेंट की अनुमति से। तो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वॉर इंडिपेंडेंटली नहीं भाई, वह इंडिपेंडेंटली नहीं, वह ऐसा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। 1971 भारत पाक युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह पर की थी, न कि इंडिपेंडेंटली। तो राष्ट्रपति केवल सिंबॉलिक कमांडर है, रणनीतिक निर्णय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं। ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियाँ इमरजेंसी पावर्स हुई हैं जो 352, 56 और 60 में हैं। राष्ट्रीय 52, राज्य से 56 और वित्त संबंधित 360। ठीक है। आपातकालीन प्रावधान राष्ट्रपति की सैद्धांतिक शक्ति को व्यावहारिक वास्तविकता बना देते हैं। राष्ट्रपति के पास जो सैद्धांतिक रूप से शक्तियाँ दी गई वो व्यावहारिक तौर पर आपको कब दिखाई देंगी? वो आपातकाल के समय दिखाई देंगी, तब राष्ट्रपति कार्यपालिका का केंद्र बन जाएगा। 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल था अनुच्छेद 352 के तहत जो घोषित हुआ था, इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नहीं भाई, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर होती है वर्तमान में। अनुच्छेद 352 से 360 आपात स्थिति में राष्ट्रपति भारत की शासन शक्ति का केंद्र बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये बात है, कार्यकारी शक्तियाँ अनुच्छेद 53 से 78 तक हैं, जिसमें नियुक्तियाँ हैं, प्रशासन है। इसमें प्रेसिडेंट का जो रिएक्ट होता है वन एडवाइस पे होता है। और अनुच्छेद 79 से 111 ये विधायी शक्तियों की बात है, संसद को बुलाना, अध्यादेश जारी करने। 110 से 112 बजट और धर्म विधेयक से संबंधित राष्ट्रपति की शक्तियाँ कि उसकी राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में पारित हो जाएगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा धर्म विधेयक। न्याय की बात करें तो क्या है, वो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कर रहे थे हम लोग। धर्म विधेयक तो जो लोकसभा के अध्यक्ष की सहमति से होता है। ठीक है। और न्यायिक शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 72 दया शक्ति की बात करते हैं। कूटनीतिक में अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 73 की बात होती है जो विदेश नीति से संबंधित हैं। सैन्य की बात करें तो अनुच्छेद 53 का 2 है जो सुप्रीम कमांडर की बात होती है। और आपातकालीन में 352 से 360 भाग 18 में जो है, मतलब राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक मुखिया है। उनकी शक्तियाँ सीधे शासन नहीं करती बल्कि शासन की वैधता को सुनिश्चित करती हैं। शासन नहीं करता बल्कि शासन की वैधता को सुनिश्चित करता है, क्योंकि वो संवैधानिक मुखिया है। वह भारतीय राज्य की 7 तलवारों का धारक है, लेकिन हर तलवार वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही चलाता है। 7 तलवारें कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन। ठीक है। इससे आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इन शक्तियों को काफ़ी डिटेल से समझेंगे। धन्यवाद।